हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके देंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको मैं चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक्स आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन के, फिर आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो इक्वेशन क्या चीज है, फिर मैं बताऊंगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन का मतलब है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, दो चीजें, एक तो हो कांस्टेंट और एक हो वेरिएबल्स। किसी भी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं तो उसे इक्वेशन बोलते हैं। अब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं वो बता देता हूं। कांस्टेंट्स वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 2, जैसे 5, जैसे 7, कोई भी न्यूमरल क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि 2 हर क्वेश्चन में 2 की तरह ही यूज होगा, 5 हर क्वेश्चन में 5 यूज होगा क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है, 7 हर क्वेश्चन में 7 की तरह यूज होगा क्योंकि वैल्यू फिक्स है। आप 7 को कभी भी 6 नहीं लिख पाओगे या 5 नहीं लिख पाओगे। दिस शोज दैट वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है आर कॉल्ड एज कांस्टेंट। तो फिर वेरिएबल क्या होता है, तो पक्की बात जस्ट इसका उल्टा होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो जाए। देखो, मान लो आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, वहां x की वैल्यू 2 आ गई, तो एक आपने नया क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा तो पता चला x की वैल्यू 7 आ गई, तो पता चला एक क्वेश्चन में x की वैल्यू -7/2 आ गई। तो बार बार देखो हर क्वेश्चन में x का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो अगर क्वांटिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है कहलाएगा वेरिएबल, और अगर क्वांटिटी फिक्स है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, 2 तो 2 ही यूज होगा, लेकिन अगर अलग अलग क्वेश्चन है तो x का वैल्यू अलग अलग आ सकता है। तो जो अलग अलग क्वांटिटीज है उन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं, जो फिक्स क्वांटिटीज है उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल्स और कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? जैसे मैं बना के दिखाता हूं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। देखो, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल्स भी है, और इनका कॉम्बिनेशन भी है। यहां प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब ये कैसे पता चलता है कि लीनियर इक्वेशन है? वैसे हमारे सिलेबस में 9th क्लास की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अपने 12th तक के सिलेबस में आपको कौन कौन सी इक्वेशन पढ़नी है, लीनियर पढ़नी है, फिर 10th क्लास में आपको क्वाड्रेटिक पढ़नी है, और आगे हायर क्लासेस में क्यूबिक इक्वेशंस भी पढ़नी है। लेकिन इक्वेशन यही होंगी जिसमें वेरिएबल होगा और कांस्टेंट्स होंगे। तो फिर कैसे जज करेंगे कि इक्वेशन लीनियर है, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है? तो उसके लिए आपको चेक करना होता है जो भी आपका वेरिएबल है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर। तो जो भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी उससे आपको पता चलेगा कि इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो अगर सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की, किसी एक वेरिएबल की बात हो रही है, यहां तो दोनों में ही वन वन है, लेकिन अगर एक में भी होती तो बात बन जाती। ठीक है, सबसे बड़ी पावर किसी भी एक वेरिएबल की अगर वन है तो इक्वेशन कैसी है, लीनियर। और अगर किसी एक की पावर दो हो जाए, देखो यहां वन भी मौजूद है, तो हमने आपसे क्या बोला था, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वन मौजूद होने के बावजूद टू को ही सबसे बड़ी पावर माना जाएगा, और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक। और ऐसे ही अगर टू की जगह सबसे बड़ी पावर क्या हो वेरिएबल की, थ्री हो, तो ये कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। अभी क्लियर है? लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वन होती है, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर टू होती है, और क्यूबिक में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर थ्री होती है। हो सकता है थ्री भी मौजूद है, पावर टू भी मौजूद है, लेकिन अब टू से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको सबसे बड़ी पावर चेक करनी है। तो सबसे पहले पहचानना होता है कि इक्वेशन आपको लीनियर है या नहीं है। उसके लिए वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर चेक कीजिए, अगर सबसे बड़ी पावर वन है तो गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। और चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स होंगे आपके पास हमेशा हर क्वेश्चन में। तो ये तो छोटा सा कंसेप्ट था। अब छोटी सी बात और बतानी है कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो मैं लीनियर इक्वेशन ही लिख देता हूं। तो देखो जरा, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6 लिख दी, एक लीनियर इक्वेशन। कैसे पता चला, देख लो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, वन है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। नाउ कोफिशिएंट क्या होता है, अगर मैं कहूं आपसे कि बताइए y का कोफिशिएंट क्या है, तो ध्यान रखिएगा
y के साथ जितने टर्म मल्टीप्लीकेशन में है सब उसके कोफिशिएंट है। तो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है? 7। तो जवाब है द कोफिशिएंट ऑफ y इज 7। ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 2। तो 2 इसका कोफिशिएंट है। एक एग्जांपल और देता हूं कुछ इस तरह का। अब मैं कहूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो चेक कर लो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? -72। तो -72 इसका कोफिशिएंट हो गया। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स थे जो आपको जानने बहुत जरूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखो ध्यान से समझना, एक चीज का तो आप हमेशा ध्यान रख सकते हो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो पक्की बात दो लोगों की बात चल रही होगी। तो देखो यहाँ पर दो चीजें कौन कौन सी है, एक तो है यहाँ पर नोटबुक और एक है पेन। तो क्या करें, सबसे पहले आप लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले अपने हिसाब से उन दोनों चीजों की वैल्यू लेट ले लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट की बात चल रही है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक x रुपीज, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन y रुपीज। अब देखते हैं क्वेश्चन में रिलेशन क्या है, फिर से पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए। नोटबुक की कॉस्ट मतलब x, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? x है ना। इज इक्वल टू लगा दीजिए ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगना। किससे ट्वाइस है? पेन की कॉस्ट से, जिसको आपने क्या माना है? y। ये बन गया लीनियर इक्वेशन। अब आप कहोगे सर ये लीनियर इक्वेशन जैसी दिख तो रही नहीं है, तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो। y 2y को इधर लाके तो माइनस का 2y हो जाएगा, फिर इक्वल में 0 आएगा। दोनों ही लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इस बात से नहीं पहचानी जाती कि इक्वल में क्या लिखा है। लीनियर इक्वेशन की पहचान जो मैंने शुरू में बताई थी, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए। तो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है। तो यस, ये एक लीनियर इक्वेशन है। आप इसे ऐसे छोड़ो या ऐसे छोड़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर परफेक्टली करेक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। फॉर्म क्या दी हुई है देखो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है, मतलब सारी इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी होंगी। इसे एक और तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये दोनों ही जर्नल फॉर्म कहलाती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। क्योंकि हमें ये फॉर्म दिया हुआ है तो इस फॉर्म को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए पहली क्वेश्चन में लिख दिया, इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करने के लिए पहले मुझे इस 9.35 डैश को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इक्वल में 0 है तो बिल्कुल सेम बनाओ। मतलब ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी हुई है, जैसे मैंने आपको भी सेकंड फॉर्म बताई थी, लेकिन क्वेश्चन में मांगा ये वाला जनरल फॉर्म है। तो प्लीज इस वाले को कंसिडर नहीं करना है, इसको हटा देंगे और इसको पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे? 2x प्लस 3y लाइए इधर, तो माइनस का 9.35 का बार इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है ए बी सी का वैल्यू निकाल दो। ए क्या चीज है? x का कोफिशिएंट। क्या है x का कोफिशिएंट? 2। तो देखो ए कितना हो गया? 2 हो गया। बी क्या चीज है? जो y का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 3। तो ये लीजिए b आ गया 3। अब ये प्लस सी वाले टर्म के साथ x और y नहीं है ना, तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। मतलब ऐसा टर्म बताइए जिसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो वर्ड होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, मतलब जिसके पास वेरिएबल मौजूद ना हो। तो प्लस सी है यहाँ पर वो टर्म माइनस का 9.35 का बार है, तो आप लिखेंगे c इज इक्वल टू माइनस का 9.35 बार। बस रिप्रेजेंट करना है, कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाना। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी है, इक्वल में 0 है, इसमें भी इक्वल में 0 है, तो यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एबीसी का वैल्यू निकालना है। ए क्या है? जो एक्स का कोफिशिएंट है। अब यहाँ तो एक्स के साथ कुछ लिखा ही नहीं हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या? जब कुछ भी ना लिखा हो तो 1 लिखा होता है। तो कितना हो गया? ए का वैल्यू 1। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इससे पूरी तरह से कंपेयर करना चाहूं तो देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि x के बाद प्लस है
x के बाद प्लस है, फिर प्लस के बाद y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 1/5। यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, b, तो b का वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 1/5। ये आपको तरीका करना आना ही चाहिए, अगर इसे वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल c, उधर देखो वो c का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, माइनस का 10, आगे एबीसी का वैल्यू थर्ड पार्ट लिख दिया है। थर्ड पार्ट में देखो इक्वल में 0 नहीं है, इक्वल में 6 है, और यहाँ जनरल फॉर्म तो इक्वल में 0 वाली है, तो चलो पहले उसको इधर लेके आओ। तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो एबीसी का वैल्यू, ए क्या है जो x के साथ लिखा है, क्या लिखा है x के साथ, -2। बी क्या है जो y के साथ लिखा है, y के साथ लिखा है 3, और c इंडिपेंडेंट ऑफ x और y, तो कितना है यहाँ पर वो c, वो है माइनस का 6। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब ये फोर्थ क्वेश्चन को इसके जैसा कैसा बना है जरा ध्यान से देखना, x माइनस का 3y, x और y वाली टर्म तो आ गई, लेकिन इसमें ये c वाला टर्म तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, तो ठीक है ऐसे लिख लो इसे। क्लियर हुआ, ध्यान रखो अभी भी ये x माइनस 3y लिखा है, लेकिन अब फॉर्म बिल्कुल इसके जैसा हो गया, कैसे देखो, x का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है a का वैल्यू कितना आ गया 1, y का कोफिशिएंट क्या है -3, y का कोफिशिएंट क्या है b का वैल्यू हो गया -3। कोफिशिएंट क्या होता है, वो टर्म जो मल्टीप्लीकेशन में लिखा होता है उस टर्म के साथ। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x और y मतलब ऐसा टर्म जिसके साथ x और y हो ना, यहाँ c लिखा है, यहाँ वो कौन सी टर्म है जिसके साथ x और y नहीं लिखा, 0, तो c कितना हो गया 0। इक्वल के 0 से 0 से कोई मतलब ही नहीं है, आगे हमारे पास a b c का वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया है, बिल्कुल उसी लेवल का ही क्वेश्चन है जिसको पीछे किया अभी। तो इस -5y को उधर लाके +5y कर दिया, अब c वाला टर्म तो दिख नहीं रहा, तो +0 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो बस अब a का वैल्यू कितना हो गया, जो x के साथ लिखा है 2, b का वैल्यू कितना हो गया, जो y के साथ लिखा है वो हो गया 5, और इंडिपेंडेंट ऑफ x और y मतलब जिसके साथ x और y ना हो, जिसे आप c बोलते हो, तो वो यहाँ पर c है, और यहाँ पर वो क्या टर्म है 0, आगे है भी c का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखो इसमें ये टर्म तो इक्वल टू 0 में ही दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला टर्म है, यहाँ c वाला टर्म है, यहाँ भी c वाला टर्म है, लेकिन y वाला टर्म तो यहाँ गायब हो गया, तो फिर इक्वेशन में b का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखो पहले y वाला टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस करो, वो कैसे, 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऐसे कुछ भी हम जोड़ घटा सकते हैं, तो ध्यान से समझो, 0 इंटू वाई कितना होता है, 0 इंटू वाई 0 ही होता है, इसका मतलब मैंने कुछ भी जोड़ा नहीं, कुछ भी घटाया नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मैंने अपनी जर्नल फॉर्म जैसा बना लिया जैसे क्वेश्चन में गिवन है। तो बस a का वैल्यू क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई है 3, b का वैल्यू क्या है, जो y के साथ मल्टीप्लाई है, y के साथ मल्टीप्लाई क्या है 0। इसका मतलब ये था सिर्फ जो हमने आपको इक्वेशन चेंज करना बताया। और c क्या है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ x और y है, मतलब जिस टर्म के साथ x और y मौजूद ना हो वो c कहलाता है, वो है 2, लिख दिया मैंने 2, आगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, बात फिर वही है, इस बार देखो y है और c वाला टर्म है, अब x वाला मौजूद नहीं है, तो देखो क्या करना है, 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लो, x के साथ a, x के साथ 0, तो a हो गया 0, तो y के साथ b, अब यहाँ y के साथ क्या है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है, क्या बताया था 1 होता है, तो b कितना हो गया 1। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x और y मतलब वो टर्म c जिसके साथ x और y ना हो, तो यहाँ पर वो क्या चीज है, वो यहाँ पर है माइनस का 2। आखिरी क्वेश्चन लिख दिया इस पार्ट का, 5 इज इक्वल टू 2x। अब देखो हमारा जो 0 होता है वो हमारे RHS में होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दिक्कत है y वाला टर्म तो आपको दिख नहीं रहा, तो क्या करूं, माइनस का 2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बस अब कंपेयर करना रह गया, a कितना हो गया -2, x के साथ मल्टीप्लाई a होता है, x के साथ मल्टीप्लाई क्या है -2, अब b क्या है, जो y के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या है 0, और इंडिपेंडेंट वाला टर्म क्या है 5। तो ये लीजिए हो गए सारे क्वेश्चन आपके। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। Which one of the following option is true and why। ठीक है, एक इक्वेशन दी है आपको, इक्वेशन क्या है देखिए मैं पढ़ के देखता हूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये इक्वेशन इन तीनों में से क्या है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्या ये ओनली 2 सॉल्यूशंस है, या फिर ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। इन तीनों में से एक ही सॉल्यूशन है ये तो कंफर्म है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये यूनिक है, ओनली 2 है या इनफाइनाइट है, और इनके मतलब क्या होते हैं मैं बता देता हूं। आप यहां पर x और y की अगर सिर्फ और सिर्फ
एक ही वैल्यू यूज कर पाए। हाँ समझो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू डाल पाओ, एक ही वैल्यू आ पाए, कोई दूसरी वैल्यू बने ही ना कभी, तो कहलाएगा यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती, तो कहलाएगा यूनिक सोल्यूशन। मान लो एक की जगह दो हो तो ओनली टू सोल्यूशन, लेकिन आपको भैया इसमें तो आप एक्स और वाई की जितनी चाहो वैल्यूज निकाल सकते हो, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ एक्स और वाई में एक ही वैल्यू आएगी, दो आ सकती है या बहुत सारी आ सकती हैं, तो चेक कर लेते हैं, उस हिसाब से अपना आंसर यस नो बोल देंगे। तो उसके लिए कैसे करते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहां रखा x और यहां रखा y। अब आप अपनी चॉइस रखो और x की जो वैल्यू चाहो रख दो, जो आपकी चॉइस हो, आपके दिमाग में जो नंबर आता हो यहां लिख दो। मैंने तो 0 लिखा, आपको भैया मैं तो 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, -7/2 लिखूंगा। एनी नंबर, एनी रियल नंबर जो आपके दिमाग में हो उसे यहाँ x की जगह लिख दो, ठीक है, और ये बॉक्स को बंद कर दो। उस रियल नंबर को अपने x में डाल दो। तो देखो जरा, y is equal to 3 into 0 plus 5। अब 3 into 0 is 0 plus 5, तो y का वैल्यू कितना हो गया, y। दोनों की एक एक वैल्यू आ गई, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन आप क्या कहोगे, सर आप तो कह रहे थे जो चाहे वैल्यू डाल दो और जितनी सारी चाहे डाल सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आंसर यूनिक तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिक में सिर्फ एक ही वैल्यू पड़ सकती है, कोई सी भी एक। लेकिन यहाँ ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो आप जितनी चाहे वैल्यू डालो। क्यों, ये लो और बॉक्सेस बना देते हैं, यहाँ पर मैंने 1 2 -1 6 5 डालते चले जाओ। जैसे जैसे x की वैल्यू डालते जाओगे y की वैल्यू आती चली जाएंगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर x की कितनी वैल्यू डाल सकते हो, तो आपका जवाब है सर जितनी चाहो डाल सकते हो, उतनी ही y की वैल्यू आ जाएंगी। तो पक्की बात है आपका आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सेकंड भी नहीं हो सकता, सेकंड का मतलब है सिर्फ दो ही वैल्यू डाल सकते हो। मतलब जैसे मान लो 0 और 1 डाली, ऐसा थोड़ी ना है, डालने को तो आप बहुत सारे वैल्यू डाल सकते हो, और बॉक्सेस बना लो आगे, जितनी चाहे वैल्यू डाल लो। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर x की आपके पास दर्जनों वैल्यू डाली जा सकती है, जिससे y की दर्जनों वैल्यू आ जाएंगी। तो जब बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, अब 4 सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, 4 सॉल्यूशंस का मतलब है x और y की चार चार वैल्यूज निकाल दो। तो चलो देखो, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, बॉक्स बनाओ, लेकिन वहां तो हम चेक कर रहे थे कि कितनी निकाल सकते हैं, और यहां हमसे क्या कह रहा है कि भाई सिर्फ 4 ही निकाल के दिखाना। तो क्या करो, यहाँ x रख दो, यहाँ y। अब क्योंकि 4 ही वैल्यू निकालनी है, तो ये आपकी चॉइस है, आप x में क्या रखना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। आप कुछ भी रख दो जो आपकी मर्जी हो, जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी में जो वैल्यूज दिए वो रखो या जो आर डी शर्मा में दिए वो वैल्यूज रखो, आपकी जो चॉइस हो। देखो मैं क्या रखता हूँ, सबसे छोटी वैल्यूज रखते हैं, 0 1 2 3। आप चाहो तो नेगेटिव रख लो, आप चाहो तो फ्रैक्शन रख लो, बस कौन सी वैल्यूज मत रखना, मत रखना नॉन रियल वैल्यूज। मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यूज नहीं रख सकते। उसके अलावा आप जितनी वैल्यूज जानते हो रख दो, कोई सी भी 4। ठीक है, अब 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखी, 0, तो डालो एक्स की जगह 0। एक्स में 0 डालने पर देखो y कितना आएगा, 2 इंटू 0 इज 0, तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। अब चलो दूसरी वैल्यू देखो, x की क्या है, 1 है, तो रखो इक्वेशन में x की जगह 1, एक एक करके। ठीक है, तो 2 1 2 हो गया, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 को उधर लेके जाओ, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, और y का वैल्यू कितना आ गया, ये लीजिए 5 आ गया। दो सॉल्यूशंस आ गए। सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 7। x और y की एक पेयर को सॉल्यूशन बोलते हैं। 0 7 एक पेयर, 1 5 एक पेयर, मतलब दो सॉल्यूशन निकाल चुके हो, तीसरा निकालते हैं। अगली वैल्यू क्या है x की, 2 डालो। चलो तो x में 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हो गया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। ये लीजिए तीसरा सॉल्यूशन आ गया या तीसरा पेयर आ गया। ठीक है, चौथा देखिए, x की वैल्यू क्या है, 3 रखिए, तो x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 3 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिए मैंने चार सॉल्यूशंस निकाल दिए इस गिवन इक्वेशन के लिए।
आपसे अगर 4 की जगह 40 भी मांग रहा होता तो 40 डब्बे बनाते, x की जो चाह वैल्यू रखते जाते और आप y की वैल्यू निकालते जाते। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी लिख दिया। निकालने 4 सॉल्यूशंस ही है और बिल्कुल डरिएगा मत कि इसमें पाई लिखा हुआ है तो पाई का आपको कुछ करना नहीं है, उसे एज इट इज कांस्टेंट की तरह मान के लिखे रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है उसका आपको, ठीक है। चलो x और y डाला, डालो x की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू डालता हूं मैं हमेशा 0 1 2। अब चलो 1 बाय 1 करके डालते हैं। पहले x की वैल्यू क्या डालूं 0, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब पाई से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आंसर क्या आ गया 9 आ गया, ये लीजिए पहला सॉल्यूशन आ गया। सेकंड, x की वैल्यू 1 है तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू कितना होगा 9। अब पाई उधर लेके जाओ क्योंकि तो यहाँ वो प्लस का है तो जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो कितना सॉल्यूशन आ गया 9 माइनस पाई। प्लीज पाई का वैल्यू मत डालना, ये कांस्टेंट है और ऐसा ही छोड़ना है आपको सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट x इक्वल टू 2 रखो, डालो x में 2, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y कितना हो गया 9 और ये 2 पाई जाएगा उधर माइनस का 2 पाई, तो कितना आंसर आया एक और सॉल्यूशन 9 माइनस 2 पाई। चलो एक और रखी हुई है, 3 डालो x की जगह। अब देखो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 9 माइनस का 3 पाई, ये लीजिए, तो 4 सॉल्यूशन इसके भी आ गए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है इसका, x इज इक्वल टू 4y है, ठीक है। कोई नहीं, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, अब तो आसानी है क्योंकि आपने टफ क्वेश्चन तो कर ही लिए इसके। तो यहाँ मैंने रखा x, यहाँ रखा y, अब 0 1 2 एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा 3, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ। तो अगर मैं x में पहली वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये 4 आ जाएगा 0 के नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ना तो यहाँ डिवाइड में आएगा, और 0.4 क्या होता है 0 ही होता है। तो देखो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया या पहला पेयर क्या आ गया 0,0। अगला 1 रखिए, तो 1 इज इक्वल टू 4y, चलिए 4 फिर नीचे ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया 1/4। चलिए इस बार 2 रखिए, तो 2 इज इक्वल टू 4y, तो 2/4 इज इक्वल टू y, कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 1/2, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया 1/2। तो पेयर क्या हुआ 2, 1/2, और लास्ट में क्या देखो 3, तो डालो x की जगह 3, तो 3 इज इक्वल टू 4y, 4 तो नीचे ही आएगा पक्की बात है। तो इस बार एक और सॉल्यूशन आ गया 3/4y की वैल्यू, तो प्रॉपर टोटल सॉल्यूशन कितना आया 3,3/4। तो ये लीजिए इस इक्वेशन के आगे हमारे पास 4 सॉल्यूशन। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, ठीक है, और 3 पॉइंट दिए हुए, कौन कौन से, एक दिया है 0,2, फिर दूसरा पॉइंट दिया है आपको 2,0 और तीसरा पॉइंट दिया है आपको 4,0। चेक करना है इस इक्वेशन के लिए इन तीनों में से कौन कौन से इसके सॉल्यूशन है या कौन कौन से नहीं है, सारे हैं या कोई सा भी नहीं है। बहुत आसान सी चीज है, अगर आपको चेक करना है कोई पर्टिकुलर पेयर या कोई पर्टिकुलर एक्स और वाई की वैल्यू इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो कुछ मत करो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन के LHS में डाल दो, और अगर RHS आंसर में आ जाए तो यस सॉल्यूशन है, वरना मना कर देना। तो डालो x में 0 और y में कितना डालना है 2, तो देखो कितना आ गया हमारे पास आ गया -4, चाहिए क्या था +4, तो सॉरी 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। चलिए 2,0 चेक करते हैं, तो x में डालो 2 और y में डालो 0, तो 2 माइनस 0 अगेन 2, चाहिए क्या 4, सॉरी 2,0 इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। चलो तीसरा चेक करते हैं 4,0, तो x में डाला 4 और y में डाला 0, आ गया 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4, चाहिए क्या 4 ही चाहिए था, तो यस 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन चेक करने के लिए गिवन पॉइंट को अपनी इक्वेशन के एलएचएस में डाल दो, अगर आरएचएस आ जाए तो यस लिख देना, नहीं आए तो मना कर देना। चलिए लास्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। देखो ध्यान से समझो, जब आपसे किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है तो जो पॉइंट होते हैं वो ऑलरेडी इसके सॉल्यूशन होते हैं। कहने का मतलब ये है पिछले वाले क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट गिवन थे
उन्हें हम वन बाय वन चेक करके देख रहे थे। आरएचएस आता था तो यस बोलते थे और आरएचएस में वैल्यू नहीं आती थी तो नो बोलते थे। लेकिन यहां कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, चेक नहीं करना, आप मुझे इस k का वैल्यू निकाल दो। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर x की जगह 2 डाल दो और y की जगह 1 डाल दो और जो भी आंसर आएगा वही k की वैल्यू कहलाएगी। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k और k कितना आ गया आपका, k का वैल्यू आ गया 7। तो फिनिश हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज। तो आज का लेक्चर नहीं फिनिश करते, नेक्स्ट बची दोनों एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप बस इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।